निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना-ए-ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन भी आपके लिए खुशियों का दिन साबित हो। अभी न्यूज़ चैनल्स पे आप ख़बरें सुन रहे होंगे आजकल कि फ़लाने शहर में मौसलाधार बारिश शुरू, गर्मी तेज़ आंधी के बाद आज वहाँ पे तेज़ बारिश, अवाम घरों से बाहर बारिशों में नहाना शुरू, बच्चों के अंदर एक खुशी के जज्बे, इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हमने सुन ली हैं और बहुत सारी अभी सुनने वाले, क्योंकि आज लाहौर में चौथा दिन है बारिश का। लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, बहावल नगर, बूरेवाला, हर जगह पे बारिशें हो रही हैं। और बारिशों से बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है, सारे उसे इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और बारिश में नहाना ये भी एक बड़ा काम है और बड़े एक खुशी के लम्हात होते हैं ये। इसी तरह की कुछ खुशी के लम्हात का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कराची में रहने वाले दोस्त भी, क्योंकि कराची के बारे में भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि
आइंदा 1-2 रोज़ में बारिशें शुरू हो जाएंगी, मानसून की बारिशें। और डेफिनेटली उस जगह पे जहाँ बारिशें बहुत कम होती हों, वहाँ पे जब बारिश होगी तो लोग किस तरह महसूस होंगे ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग बारिशों की दुआ कर रहे हैं और बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश की खुशी कैसे मनानी है। कुछ लोगों ने कि हल्के से बादल होना शुरू होते हैं तो वो समंदर की तरफ का रुख करते हैं। और आगे अभी वीकेंड भी है तो जहाँ एक्साइटमेंट ये नज़र आ रही है, वहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दुआ मांग रहे होंगे कि या अल्लाह बारिश ना हो इस दफ़ा। वो लोग वो भी हो सकते हैं जिन लोगों ने ये नालों की सफाइयाँ वगैरह करवानी थी, या जिन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी, ज़िम्मेदारियाँ जिन्होंने पूरी नहीं की हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि 2018 में रहते हैं हम लोग। यहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलसल बारिशें होती हैं, पूरा साल बारिशों का सिलसिला रहता है और वो बड़े सुकून से उनकी ज़िंदगी गुज़रती है, कोई मसला दरपेश नहीं आता है। मगर हमारे यहाँ जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं उसके साथ बाद जो है वो ख़बरें जो आती हैं वो ये है कि नदियाँ नाले भर गए, दरियाओं नहरों में तुग़यानी, समंदर में ये इतने गांव जो है वो बह गए, ये हो गया वो हो गया। और ये सुनते आ रहे हैं हम हमेशा। हमें हर सीज़न का पता है कि ऐसी ही ख़बरें हमें दोबारा सुननी होती हैं। तो क्या वजह है कि हम लोग अल्लाह ताला की इस रहमत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? क्या जिन लोगों की ज़िम्मेदारियां हैं वो ये क्यों नहीं सारा सब कुछ क्लियर करते कि इससे गरीब आदमी महफूज रहे? एक तो पानी की जंग चल रही है। अब इस पानी की सूरत हाल में पानी की कमी जब के टाइम पे आप ये देखें कि इतना पानी ज़ाया होगा अभी, जो कि इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। खैर जनाब, आज हम ये मानसून की बारिशों के हवाले से बात करेंगे कि ये क्यों होती हैं हर साल और इतना इंतज़ार क्यों करवाती हैं, और ये इंतज़ामी अमूर क्या हैं, इन बारिशों के पानी से निमटने के लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, माहिर माहौलियात हैं जनाब मुस्लिम रज़ा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। आज हमने आपसे बारिशों के बारे में बात करनी है हमने, और यकीनन आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार कराची के लिए मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। हाँ। कि वो है, किश्ते बे आब ने देखे हैं वो काले बादल, अच्छा। जो कहीं और बरसने को इधर से गुजरे। क्या करें, हम अब रास्ते में रहते हैं तो क्या करें। हमारे दूसरे मेहमान जनाब तजियाकार हैं। ये हुकूमती जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब रियासत की तरफ से जो कोशिशें हैं, इस हवाले से ज़रा ये इनसे पूछेंगे कि क्या क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बारिश की जो रहमत है बारिश की शक्ल में, इसको ज़हमत ना बनने दिया जाने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, इस हवाले से बात करेंगे। खालिद खान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ग्रेट। मतलब ये वैसे मानसून की बारिशें होती क्यों हैं ये, और ये पूरे साल में एक दफ़ा क्यों होते हैं? ये ज़रा इंतहाई प्राइमरी स्कूल वाला सवाल किया मैंने, मगर मुझसे पूछ के तो होती नहीं है। तुमने कहा होती क्यों है? फिनोमेना है एक मानसून का जब सीज़न शुरू होता है, मतलब उसमें ये होता है अर्ली मानसून हो जाती हैं, लेट मानसून हो जाती हैं। लेकिन बारिशें, जैसे तुमने कहा है कि ये तो अब्रे रहमत है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो है, जैसे जब बारिशों का जब हमें पता लगता है कि अब बारिशें हो रही हैं, प्रेडिक्शन आ जाती है, हमें फोरकास्ट आती है कि अब हैवी रेन आने वाली है, तो लोग उससे बजाय मसरूर होने के फ़िक्र में पड़ जाते हैं कि अब होगा क्या इसका, कि जब बारिशें आज शुरू हो जाएंगी तो हम मैनेजमेंट किस तरह होगी। अभी मैं कल की बात देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ख़ुद PCHS में रहता हूँ। PCHS की एक प्लानिंग है जो कि स्विस लोगों ने की थी। एक बड़ी ही ज़बरदस्त प्लानिंग है, मतलब उसकी
उसमें उन्होंने बरसाती नाले भी दिए हुए हैं, उसके साथ सीवरेज के जो ड्रेन्स हैं उनके बराबर में उन्होंने बरसाती नाले भी दिए हैं। अब मैं ये हैरत में पड़ गया हूँ देखते हुए कि इन्होंने नाअहली का ये आलम है कि वो बरसाती नालों को सीवरेज से मिला दिया गया है। यानी जो अभी जो बारिश होगी और जो एक हमारे लिए एक अब्र रहमत होगी, वो तो उन बरसाती नालों से वो पानी ड्रेन आउट होता था, उन बरसाती नालों को आपने गटर की लाइनों से मिला दिया है। तो वो ऑलरेडी जो गटर का जो फुजला था वो उन बरसाती नालों में पहुंच चुका है, तो अब तो ऑलरेडी वो चोक हो चुकी हैं, वो लबालब भरी हुई हैं, तो किस तरीके से पानी को ड्रेन आउट किया जाएगा? ऐसे ही है ये खबरें। हम बारिशों के फ़ौरन बाद सुनते हैं कि वो गटरों का पानी जो है वो पीने के पानी के नलों में आ चुका है। ठीक है, मतलब इस तरह के इतने वाक़यात आते हैं सामने। वो तो देखे ना फ़हीम, इसका भी एक सिंपल फिनोमेना है कि जब आपका पानी का जो नेचुरली जो लाइंस हैं वो तो पुरानी हो गई, सारी लाइंस वो चोक भी हो रही हैं, वो लाइन जो है लीक भी कर रही हैं, वो वहाँ से टूट भी रही हैं। तो अब जब पानी का नीचे का सीवरेज का लेवल इतना बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पीने के पानी में मिक्स होगा। और ये सिर्फ ये कराची में ये मामला जो है ये अब पॉश लोकेलिटीज़ तक पहुँच चुका है। ये मतलब ये नहीं होता था कि पहले तो थी ये कच्ची आबादियों में था या उन इलाकों में था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजान आबादियाँ थीं। अब तो ये PCHS जैसी जो कि बहुत एक पॉश लोकेलिटी समझी जाती है, PCHS क्लिफ्टन, वहाँ पर भी शुरू हो चुका है। सही, मगर बात ये एक मोहल्ले एक इलाके तक महदूद नहीं है ना। इस वक्त तो बारिशें तो अभी ऐसे उन देही इलाकों में भी होने वाली हैं। हाँ ठीक है, जिनके घर जो हैं वो बह जाएंगे, बिल्कुल, इसमें जिनके मवेशी बह जाएंगे, मतलब इस तरह के मामला हम हर साल देखते हैं, हर साल सैलाब आता है। सर आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं कि क्या तैयारियां हैं और कुछ इंतज़ामी अमूर के बारे में बताइए हमें। देखिए जी, कराची के अवाम तो पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए तो चाहिए है कि वो जितना पानी हो उनके लिए कम है। और हकीकत मगर इस पानी का क्या करेंगे, वो ना नहा सकेंगे ना पी सकेंगे। वो ये रहा है कि देखें ये पानी इस तरह करेंगे कि जिस तरह के आपका वाटर बोर्ड है, हब डैम है, ये 100% बारिश के पानी से चलता है ये। अच्छा, यानी ये पानी अगर बरसात होती है बलूचिस्तान में तो और उसके साइड में, तो इसका सारा पानी हब डैम पर आएगा। और शायद एक ही डैम बना हुआ है, यानी बड़ी मेहरबानी है ये कि इसको एक डैम बना दिया, तो ये बरसात का सारा पानी जो है उसमें आता है। और उससे ये समझे कि आपका पूरा जुनूबी का जो इलाका है वो पूरा हब डैम उसको जो है इसका कवर करता है। ये जनरल अयूब सब की मेहरबानी, ये बनाया था अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने। अच्छा, ये उस दौर का बना हुआ है ये। ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा कि आप ये देखिए कराची के अंदर ज़्यादातर लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, ज़्यादा पूरा कराची चीख रहा है पानी है, कम है पानी, लेकिन ये जुनूबी जितना भी ना आपका इलाका जो आप जिसको कह लें कि ये लियारी से लेके इस तरफ, ये पानी की सप्लाई सारी वहीं पे थी। अब शहर के अंदर सूरत हाल ये है, मतलब एक तो पहलू है कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है, और पानी अगर आएगा तो सतह ज़मीन पे भी पानी ऊपर आएगा, तो आपके जो कुएँ लोगों ने खोदे हुए हैं उसके अंदर भी पानी आएगा। अभी ये है कि पानी की सतह ज़मीन से बहुत नीचे जा चुकी है और पानी उसके अंदर भी नहीं है। दूसरा ये है कि कराची के अंदर अगर बारिशें होती हैं, कराची के अंदर अगर यहाँ पे भरपूर तरीके से अल्लाह की रहमत बरसती है, तो उसके बाद फिर क्या होगा। मैं अभी कल ही पढ़ रहा था अखबार में और चैनल भी बता रहे थे कि वसीम अख्तर साहब जो एक जगह का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब नाले की सफाई वगैरह जो है शुरू की जाए। यानी कब, कल की बात ये है कि वो सफाई के लिए कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि की जा रही है और कर रहे हैं हम। अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा, वो तो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, कुछ 2-4 जगहों पे जहाँ काम शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला भाई हमारे इस शहर के अंदर यह है कि कराची बिग सिटी है, यानी ये देखा जाए तो एक इंटरनेशनल शहर है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो तावीलें ज़्यादा करते हैं, यानी उनको लोगों के हुकूक और ये उनके जो फ़राइज़ हैं उससे दिलचस्पी नहीं है। पूरे 2 साल 3 साल इस पे लगा दिए कि ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, ये सिटी गवर्नमेंट का काम है, ये चाइना को हमने दे दिया है, ये काम हमारे पास पैसा नहीं है। और वो वक्त जो काम करने था उस वक्त के अंदर ये लोग खामोश रहे। आज सूरत हाल ये है कि अगर बारिश हो जाती है अगर इस शहर के अंदर, तो आपको याद होगा कि अभी पिछले उसमें जब बारिश हुई थी लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया था। जी, वो तो हर दफ़ा आता है। हर दफ़ा आता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे नाले, हमारे जो है वो जो बात इन्होंने की है, मैं कह सकता हूँ कि 100% सही है कि ये KMC ने जो पहले निज़ाम दिया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें अलहदा थी बिल्कुल, यानी बरसाती नाले अलहदा थे, सेवरेज अलहदा था। कुछ हमारे अवाम की तरफ से हुआ है कि उन्होंने तोड़ के उसको जब सेवरेज भर गया उठा के उन्होंने नाले के अंदर पानी को छोड़ दिया।
अब सूरत हाल ये है कि वो सब मिक्स हो गया है। सिटी गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, सिटी गवर्नमेंट के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, यानी जो हमारे बल्दियाती निज़ाम है कि वो इस काम को कर सकें। और आप देखें अभी 1-2 दिन के अंदर बारिश होगी, आप सड़कों का हाल देखना, वो सड़कें जो बन चुकी हैं, वो सड़कें जो तामीर हो गई हैं, वो जो आप बात करें कुछ लोग दुआएं मांग रहे होंगे बारिश ना हो, तो वो ठेकेदार भी दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश ना हो। यानी ये जो अभी सड़कें बनी हैं, शायद मैं समझता हूँ कि 1-2 बारिशों के बाद उन सड़कों का निज़ाम भी आप देख लेना। सही है। सर मेरा ख्याल है जो कह रहे हैं कि ठेकेदार भी दुआएं मांग रहे होंगे कि बारिश ना हो, तो मैं समझता हूँ ठेकेदार तो ज़रूर दुआएं मांग रहे होंगे बारिश हो, ताकि वो दोबारा उनको सड़कें बनाने की का जो है वो मौका मिले। नहीं, वो वाले ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया था नालों से कचरा उठवाने का वो ठेकेदार ये दुआएं मांग रहे होंगे। अच्छा चलें, कराची की सूरत हाल तो बड़ी तशवीशनाक है। अल्लाह करे कि ये जिस तरह हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, और मतलब कि बारिश जो है वो रहमत की शक्ल में ही गुजर जाए और सारे जो है अपने अपने कामों में लगे रहें। इससे बाहर क्या सूरत हाल है, ज़रा कराची से बाहर दूसरे शहरों में, पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जो गांव देहात हैं उनके लिए क्या तैयारियां हैं, और ये जो सैलाब की शक्ल में पानी इतना वेस्ट होता है उसको हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, और किस तरह आइंदा आने वाले सालों में नुकसानों से बच सकते हैं, इस पे बात करेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं मानसून की बारिशों के हवाले से और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, कि इस हवाले से क्या कारकर्दगी है और क्या तैयारियां हैं। मुस्लिम रज़ा साहब, ये पानी की जहाँ किल्लत होती है, मुझे याद है कि जब कभी हम देखते थे रेगिस्तान वगैरह के बारे में, या कोई फिल्मों में भी जहाँ पानी की कमी हमें नज़र आती थी, वहाँ लोग बारिश का इंतज़ार करते थे बिल्कुल कि बारिश होगी। अब बारिश से पानी जो है वो उसको इकट्ठा करते थे और फिर वो इस्तेमाल करते थे ज़िंदा रहने के लिए। अब वो हम उस रेगिस्तान में तो नहीं रहते उस तरह, क्योंकि एक बड़ा डेवलप्ड जगह है, शहर हमने आबाद कर ली है उन्हीं जगहों पे। समंदर के किनारे इतने पानी के साथ जो है रह के हम प्यास से मर रहे हैं, और हमारे पास इस्तेमाल को पानी नहीं है। इस्तेमाल बात ये है कि समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते ना, उसको तो डिसैलिनेशन प्लांट पे जाएंगे, वो बहुत महंगा है। अभी हमारे पास इतने हमारे इतने ज़राए नहीं कि हम उस पानी को पीने के काबिल समुद्र के पानी बनाएं। जो पानी हमें ऑलरेडी मैसर है, हम क्यों ना उस पानी को पहले बचाएं। उसके लिए एक अरसे से मैं हमेशा कहता था कि छोटे डैम्स पे ज़रूर हमें जाना चाहिए, छोटे डैम्स, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हम मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर उसमें सारे वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो जाते हैं, प्रोविंसेस की आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर ये मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो किसी सेटलमेंट की तरफ नहीं आ पाते। वो तो उसको बेशक बाईपास करें और उसको फौरी तौर पर उसका तदारुक ये करेंगे, छोटे डैम्स बनाएं। जो अभी जितना पानी हमें बारिशों की सूरत में मिलेगा, वो पानी को हम प्रिजर्व कर लेंगे, उनको बचा लेंगे उस पानी को उन छोटे डैमों में। क्या छोटे डैम बन सकते हैं? मैं समझ रहा था कि शायद वो कालाबाग डैम जिसका एक इशू है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं बची है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास इतनी बड़ी कैपेसिटी कि हम छोटे डैम्स बना सकते हैं और बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये, इसके लिए भी फ़हीम अब्बास में विल चाहिए। मैं आज एक बात कहता हूँ कि मैं बड़ा अफसोस होता है, कभी दिल को बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देखते हुए। आज हमारी कौम इलेक्शन सर पर है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम अब ये शऊर, इतना तो शऊर बेदार हो गया है, और इतने अकल के नाखून ले लेने चाहिए इस कौम को कि कम अज़ कम पार्टियों को ना देखें, पार्टी के उन लोगों को देखें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। देखो फ़हीम अब्बास, जितनी पार्टियाँ हैं, जो PTI है, नून है, MQM, सारी, इनमें वो लोग भी ऐसे हैं जो बहुत उम्दा लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत उम्दा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उन लोगों को मुंतखब करें, ये ना सोचें कि हमें इस पूरी पार्टी को लेकर आना। पूरी पार्टी का तो अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे पे चल रहे हैं वो। लेकिन आप जब अच्छे लोगों को एक दफ़ा पार्लियामेंट में ले आएंगे ना, तो देखो अच्छे लोगों का जो है सोच पॉजिटिव होती है, अच्छे लोगों का अमल जो है वो पॉजिटिव होता है, अच्छे लोगों का जो एक विजन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो क्यों ना हम उन तमाम लोगों को जमा कर लें। ये बात है कि जी आप एक ही आंख बंद करके एक ही पार्टी को बरसर इक़्तिदार ले आएँ, वो अपने एजेंडे पे चलती रहेगी, फिर वही होगा, फिर वो जो जिस तरीके से आवाम पिस रही है पिसती रहेगी। मैं कहता हूँ ये तजुर्बा करके देखें, आप करके देखें
कि इस वक्त अल्लाह ने इतना अच्छा मौका दिया है, अच्छे लोग मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, बहुत ईमानदार लोग मौजूद हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा हक की बात करते हैं, उन लोगों को लेकर आए सामने। वो एक मैसेज पढ़ रहा था तो वो उसमें सारा कुछ वो क्लियर हो गया। वो लिखा हुआ था, इस दफ़ा जंगल में सारे दरख्तों ने फिर कुल्हाड़े को वोट दिया, सिर्फ ये सोच के कि उनके दस्ते का ताल्लुक उनकी बरादरी से। तो यही काम हो रहा है। आपने तो इसी मेरे ही सवाल का जवाब खुद ही दे दिया आपने। सही कि क्यों नहीं, अगर मत देखे ना, मौके बार बार नहीं मिलते, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इस मुल्क में एक मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। अब ये एक दफ़ा तजुर्बा करके तो देखें, एक अच्छे लोगों को तमाम पार्टियों से इंडल्ज कर, तमाम पार्टियों से निकाल दें, वो सारे लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे और उसका हमेशा एक इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, मुनीम भंगश बात करूं हंगू से। वालेकुम अस्सलाम मुनीम भंगश साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी फ़हीम साहब बिल्कुल खैरियत है, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप बताइए, बारिश के हवाले से क्या कहते हैं आप? जी बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत अहम टॉपिक है, आपके प्रोग्राम के सारे टॉपिक जो है वो बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं। शुक्रिया। मैं मानसून के हवाले से इतना कहना चाहूँगा कि देखिए हर साल हमें ये मसला रहता है, खासकर अभी करंटली जब हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जो पानी के बहाव के रास्ते हैं उन पे डैम बनाए गए हैं, तो ये मसला और भी संगीन हो गया है। अभी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस पर डिस्कशन की। अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से वक्ती तौर पे जो इकदाम उठाए जाते हैं वो तो अपनी जगह पे, जैसे मानसून के कोई इमरजेंसी थ्रेट्स होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई इनके मुज़र असरात से बचा जाए, लेकिन उसका कॉन्स्टेंटली पायदार जो हल है उसके बारे में संजीदगी से नहीं सोचा गया, न इस पे कोई कानून साजी की गई, न इस पे। मैं कहता हूँ कि ताजुब की बात है कि अगर कोई सियासी इशू आ जाए तो उस पर और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, फेडरेशन। अगर फेडरेशन है तो सारे सूबों को इत्तेमाद में अभी तक क्यों नहीं लगा? 70 लाख साल से मुख्तलिफ इशूज पे जब भी कोई पॉलिटिकल इशू आता है तो उस पर तो कंसेंसस डेवलप की जाती है, उस पर तो फेडरेशन को इत्तेमाद में लिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान के मफाद में जो डैमों का मसला है अभी उस पर कोई कंसेंसस डेवलप करने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, न फेडरेशन उसमें संजीदा है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो, और सारी पार्टियां जो हैं वो मुतफिक हो सकती हैं, लेकिन कानून साजी की जरूरत है। इस पे अलावा जो है डैमों की जो तामीर है, जिस तरह के अभी चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर बीच में एक संजीदा स्टेप लिया जाए, कानून साजी की जाए और इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुनीम भंगश साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। हर चीज़ का हल मुमकिन होता है, बस तलाश करने की देर होती है। हम इस हवाले से बात करते हैं, आपने जो सजेशंस दिए हैं उसके साथ साथ आपको हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना। ब्रेक से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं पैगाम शामिल करूँगा टेलीनॉर का। टेलीनॉर का कहना है, टेलीनॉर चाहता है कि आपके पास हो तेज़ तरीन इंटरनेट जिससे आप बेक वक्त बहुत से काम एक साथ कर सकें और आपके इंटरनेट की स्पीड कभी ना ब्रेक हो। इसलिए टेलीनॉर लाया है टेलीनॉर 4G स्पीड। चाहे ऑर्डर करना हो पिज़्ज़ा या बुलानी हो कैब, चाहे देखनी हो वीडियोस या चाहे भेजनी हो तस्वीरें अपने प्यारों को, टेलीनॉर 4G स्पीड देता है मुख्तलिफ इंटरनेट बंडल्स और जिससे आप अपनी पसंद का इंटरनेट बंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस तफसील मैसेज का मतलब समझ गए होंगे तो कि टेलीनॉर आप इस्तेमाल करें इंटरनेट के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात कर रहे हैं हम आज मानसून बारिशों के हवाले से कि इन बारिशों से पैदा होने वाली जो मुश्किलात हैं उनसे निमटने के लिए हमने क्या तैयारियां की। अच्छा ज़फ़र खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर ये बताइए कि जैसे कि ये जो पानी है, इतनी बड़ी तादाद में पानी आएगा, जैसा कि उन्होंने अभी मुनीम भंगश साहब कह रहे थे हमें कि डैम होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बताइए ज़रा पिछले रिकॉर्ड के जो पिछले डैम्स बने हुए हैं क्या ये अब नाकाफ़ी हो गए हैं? और ये किन हुकूमतों को ख्याल आया था, क्या वो हुकूमतें दोबारा इक़्तिदार में नहीं आई जो उन्होंने दोबारा ये काम किया हो, या पब्लिक ने उनसे डिमांड नहीं किया? अगर इस बारे में थोड़ी सी एक नज़र डालिएगा।
मुझसे जी ऑफ कोर्स खालिद साहब, मैं सॉरी कह रहा हूँ फैज़ साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर डैम है, यानी हम तो सिर्फ आके कालाबाग डैम के ऊपर अटक गई ना हमारी सुई कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। अब वो इतना पेचीदा हो गया और फ़वाइद उसके आप गिनाएं तो बेतहाशा फ़वाइद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर गैर जानिबदार किसी से बात करें बोलेगा बनना चाहिए, लेकिन उसको उलझा दिया। बल्कि एक मालूमात के लिए आपको बता दूं कि अरबों रुपए हिंदुस्तान उस कालाबाग डैम को ना बनने के लिए मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और ख़र्च कर रहा है कालाबाग डैम को। यानी दुनिया का सबसे बड़ा कालाबाग डैम होगा अगर वो बन गया। अच्छा, ये कालाबाग डैम यानी जो एक शायद और है और एक कालाबाग डैम है। अब उसके सियासी मकासद, सियासी मामलात और वो क्या होंगे वो अपनी जगह, लेकिन एक और जो ताज्जुब की बात है, मतलब सियासी हुकूमतें कहती हैं ना कि हम मतलब सियासी हैं, अवामी हैं, कोई डैम अब तक किसी जमहूरी हुकूमत ने बनाया ही नहीं अब तक। यानी 6 डैम जो जिसके नक्शे बने हैं, जिसमें आपके गाजी है और एक नीलम झेलम जो है, ये 2 तो ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर तकरीबन एक मुकम्मिल हो गया और एक 2008 में था, 2018 में होना था। बाकी 4 डैम जिसमें कालाबाग डैम है, 3 डैम और हैं। ये सारा नक्शा ज़िया-उल-हक के दौर में बना, ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ, फिर ये है कि वो चला गया। अयूब खान साहब के दौर में कोई अच्छे खासा 6-7 अयूब साहब के दौर में ये नेटवर्क नहीं, आपका जो जाल भेजिया था है ना, 2 बड़े डैम जो हैं आपके अयूब खान के दौर में बने, मंगला है, तरबेला है, डैम, ये 2 डैम जो हैं ये आपके अयूब खान के दौर में बने। उसके बाद किसी जमहूरी हुकूमत ने ना उस पर काम किया, फिजिबिलिटियाँ बनी हैं, पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन कोई डैम बन नहीं सका। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये हो रहा है कि यानी आपको मैं कह रहा हूँ कि जो आपके इसने इंडिया ने जो डैम बनाया है किशन गंगा प्रोजेक्ट, मेरा इंडिया नहीं है वो, आपका इंडिया। आपने अच्छा, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर यानी वर्ल्ड, उसमें जब पाकिस्तान गया है तो उसने ऑब्जेक्शन जो किया इंडिया ने, उनका किस बुनियाद पे उसको इजाज़त मिली है? उसको इजाज़त इसलिए बनी है कि आपके पास डैम नहीं है पाकिस्तान के पास, जितना आपके पास जो पानी आ रहा है वो सब समंदर में जा रहा है और ज़ाया हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है तो हम उसको इस्तेमाल करना चाहिए। भाई हमारा प्लीज बहुत स्ट्रांग है। ये है उसकी दलील जिसकी बुनियाद पे उसने डैम बनाया। तो वो उनकी दलील बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है केस किया है। अच्छी इधर दलील मैं एक चीज़ बताऊं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से अब कन्वेंशनल वॉर में उसने देखा हम जीत नहीं सकते, क्योंकि अब हमारे वहाँ भी डेटरेंट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब वो इन हथकंडों से हमें जेर करने के मामलात में पड़ गया है। तो अब हमें चाहिए कि भाई हम इस पर बहुत हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करें, हंगामी बुनियादों पर, वरना यकीन करें फूड सिक्योरिटी सबसे पहले हिट होगी हमारी। जब ग़िज़ाई नहीं होगी हमारे पास, जब हमारे पास ज़राअत नहीं होगी, तो हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? सही बात। और ये इस हुकूमत को इसके ऊपर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए और काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो खैर मैं देख रहा हूँ कि कैंपेन्स चल रही हैं, उसमें भी आपको लगता है किसी पार्टी ने बड़े दावे से कहा हो कि हम डैम बना के रहेंगे, हम आ गए, तो ऐसा अपनी मैनिफेस्टो में तो सभी बातें कहते हैं। बात तो ये है कि मैं बोलता हूँ ये जो एक डिबेट चली है ना ये कालाबाग की, लोग तो मतलब कालाबाग डैम से पति कहाँ से निकाल के उसको एक इशू बना दिया, उसकी बुनियाद पे अब मैं देख रहा हूँ कुछ सियासी पार्टियाँ जो है ना उसको पानी के मसले को बना रही हैं, चैनलों ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है और सियासी पार्टियों ने भी इसको अपना इशू बनाया है। बिल्कुल सही। मुमकिन है कि मतलब कोई इसका हल निकाल सके। चलें, अल्लाह करे, क्योंकि बहुत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को डैम की। और उसके साथ साथ जो हमारा ज़्यादा नुकसान होता है ना शहरी आबादियों का, वो नुकसान इसलिए होता है कि नदी जो नाले जो हैं वो भर जाते हैं और वहाँ से पानी आगे नहीं जा रहा होता है, वो आबादियों तक आ जाता है, स्पेशली कराची। और उसके अलावा बहुत सारे शहरों में नालों का पानी जब बाहर उबलता है और वो लोगों के घरों में घुसता है, मुतासिर होते हैं। वो नाले वगैरह ये बंद सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमने वहाँ पे कचरा वो फेंका होता है इतना ज़्यादा कि वो आके तो सब कुछ मुतासिर हो जाता है। तो ज़रा जो कचरा है उसको थोड़ा सा 2 कदम आगे चल के जाएँ और उस जगह पे पहुँचाएँ जहाँ पे डिब्बा लगा हुआ है, या जहाँ पे कोई कचरे के लिए इन्होंने ये कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कोई एक जगह है जहाँ से चलो उठा लेते हैं, 2 दिन बाद ही उठा लेते हैं, उठाते तो हैं। तो हमें थोड़ी सी एफर्ट ऐसी करनी चाहिए ये नालों को और ये इस तरह का जो सीवरेज के निज़ाम है ताकि वहाँ तक ना पहुँचे और मुतासर ना हो। आप देखें जितने भी हमारे यहाँ ये नदी नाले होते हैं जहाँ से कभी गुजर होता है तो
भरे होते हैं कचरे के साथ, वो कौन फैलाते हैं? हम लोग ही फैलाते हैं ना, मतलब उस वहाँ के रहने वाले लोग ही वहाँ पे फैलाते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और बाकी हमारे हुक्मरानों से बड़ी दरख्वास्त है कि जनाब मेहरबानी ताड़ी जी का काम है वो करो यार, तो सानू जरा टेंशन तो बचाओ। थैंक यू सो मच आप मेहमानों का। एक ब्रेक के हम लोग जनाब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक अलग मौजूद बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मानसून की बारिशों के हवाले से। तो ठीक है, जो तैयारियां हुकूमती सतह पे और जो कारकर्दगी है वो तो हमारे सामने है, मगर फिर भी बारिश का हम सब ने इंतज़ार तो किया है। तो बारिश को एक बड़ा ख़ूबसूरत तरीन मौसम तस्वुर किया जाता है जिस ख़त्ते में हम रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी होती है और बारिश जो है वो एक वाकई एक रहमत की शक्ल में हमें नज़र आती है। तो बॉबी भाई, ज़रा आप बारिश के बारे में हमें जो है वो कोई एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाएं, ताकि जो लोग इस वक्त जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वो भी महसूस हो सकें और जो लोग इंतज़ार में हैं उनके लिए भी कोई पैगाम हो। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने वाले हैं ख़ास तौर पे आँखों के अमराज के मुतल्लिक। हमारे साथ एक बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के एक बेहतरीन जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनमें इनका शुमार होता है और हाशमानी हॉस्पिटल जो है इसको सब जानते हैं इसके काम से और इनकी खिदमात से। तो आज हम बिल्कुल उनका तारुफ करवाऊंगा आपको, मगर उससे पहले हम जाके ज़रा बॉबी भाई की तरफ एक ज़रा गाना सुनते हैं बारिश के हवाले से। और एक चीज़ और, आप दोस्त सॉन्ग के फ़ौरन बाद कॉल भी कर सकते हैं और आज आंखों के अमराज के मुतल्लिक अपनों के बारे में और अपनी आंखों के बारे में, अपने प्यारों के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मशवरा लेना चाहते हैं तो वो भी आज हम आपको यहाँ पे मौका देंगे। तो बॉबी भाई आ जाए मैदान में। हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। बरसात ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आ जाए पसीना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ये वाकई शोलों को पसीना। क्या बात है। शायरी चेक करना, मतलब ये तो है कोई सरहद नहीं होती शायर के ना, लिए। ना, ना, हाँ नहीं, बहुत खूब भाई। जनाब, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज हम बात करेंगे आँखों के अमराज के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और खुश आमदीद जो बॉबी ने जो गाना सुनाया, माशाअल्लाह हमें हमारा बचपन याद आ गया। अच्छा, ये बहुत ही मकबूल गाना था उस ज़माने का, बिल्कुल 60s, अर्ली 60s का। इसका बिल्कुल ताल्लुक आपके
बचपन से तो होगा, मगर ये ऐसे कुछ नगमे हैं कि सदाबहार, किसी का भी बचपन हो सबने ही सुने हुए हैं ये। सही है। हाँ, बचपन हो या पचपन हो, ये गाने सदाबहार हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो जनाब, तो आप दोस्तों को बताते चलें कि हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पे कॉल कीजिए और आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से कि आंखों के अमराज के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू आंखों के मुतालिक हमने देखा है कि कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो बहुत जल्द सुर्ख हो जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी धूप लगने से या कुछ डस्ट से। तो ये क्या ये एक आर्जी मर्ज होता है या ये कुछ परमानेंट लोग इसे लेके चल रहे होते हैं? नहीं, ये दो बातें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग सेंसिटिव, इनकी आंखें इतनी ज़्यादा होती हैं कि ज़रा सी धूप लगी या रोशनी पड़ी और वो आंख सुर्ख हो जाती है थोड़ी सी। ये टेम्प्रेरी इफेक्ट है। और एक होता है एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाना, उसकी वजह से फिर ये मुस्तकिल चल सकता है। तो जब भी आप देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम कराची में ख़ास तौर पर मौसमों का इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिन मुल्कों में या जिन शहरों में स्प्रिंग अलग है और बिल्कुल बाकायदा ख़ज़ां अलग है, तो उनमें पॉलन्स जब हवा में होते हैं तो पॉलन्स की वजह से आँख में एलर्जी और सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। तो ये एलर्जी की बीमारी की वजह से आंखें लाल हो सकती हैं। अच्छा, हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ कॉशियस ये है कि हर आंख लाल होने को आपने एलर्जी समझकर या सेंसिटिविटी समझकर और ओवर द काउंटर दवाएं नहीं लेनी। अच्छा, इसलिए कि लाल आंख होना एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, इसमें एलर्जी और सेंसिटिविटी तो एक मामूली सी बातें हो गई, लेकिन काले पानी की वजह से भी आंख लाल हो सकती है, आंख के अंदर रिएक्शन हो उसकी वजह से भी आंख लाल हो सकती है। तो कई वजूहत हैं जिसकी वजह से आंख लाल। तो टेक इट वेरी सीरियसली, गेट योरसेल्फ चेक्ड विद द आई डॉक्टर एंड देन स्टार्ट मेडिकेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और आंखों से मुतल्लिक, क्योंकि हमारे जिस्म का सबसे हसास तरीन उज़्व है और इसके बारे में जैसे आजकल ख़वातीन ख़ास तौर पे ख़वातीन वो लेंस यूज़ करती हैं। वो लेंसेज वो खूबसूरती के लिए आँखों में एक अलग कलर जो है वो शो हो सके, तो क्या इसके भी नुकसानात हैं ये लेंसेज? क्योंकि इतने महंगे कोई लेंसेज नहीं होते हैं, आम कंपनियां भी बना रही हैं, बहुत सस्ते सस्ते लेंस भी हैं। और एक आध दफ़ा मुझे याद है मैंने शूट के लिए इस्तेमाल किए, मुझे लेंस लगाए, वो भी बड़ा मज़ेदार वाक़या। मुझे लेंस ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगाए और वो मुझे लेंस ही नहीं लग रहे थे ना, तो वो ज़बरदस्ती लुटा के उन्होंने मुझे लेंस लगाए और बिल्कुल ऐसे ऐसे बकरे को बोतल पिलाने वाला हिसाब होता है ना। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे बच्चे की आंख में ड्रॉप्स डालना। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसके भी नुकसानात हैं? बिल्कुल। देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लेंसेज की वजह से ही आते हैं। अच्छा। और जो लेंसेज के इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और उसकी वजह से आँख ज़ाया हो सकती है। तो हम कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप चश्मा पहनें। नंबर 2 सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम आपकी आँख का ऑपरेशन करके लेसिक कर दें और आपका चश्मा हटा दें। फिर ये जो लेंसेज हैं ये हम सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और जिनका लेसिक नहीं हो सकता, उनको हम कहते हैं कि मजबूरन आप लेंसेज इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ लेंसेज बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कुछ लोगों की जो नज़र कमज़ोर होती है तो अभी तो उसका लेज़र से भी इलाज मुमकिन है, हम सुनते हैं इस बारे में भी कि आप लेज़र से इलाज करवा लेते हैं तो ताहयात आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये क्या इलाज होता है और क्या ये बिल्कुल सेफ़ होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी आँख की कंडीशन कैसी है। अच्छा, वो हम मेजर करते हैं आपकी टोपोग्राफी एंड टोमोग्राफी करके। टोपोग्राफी का मतलब ये है कि आपकी आँख के जो सामने कॉर्निया है, जैसे काली पुतली कहते हैं, हम उसकी सरफेस को देखते हैं कि वो उसमें इतनी ताकत है कि हम नंबर्स कर सकें। तो अगर बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन जिसकी कॉर्निया बिल्कुल ठीक है, आइडियल जिसे हम कहते हैं, उसमें तकरीबन हम 10 नंबर तक हम रिमूव कर सकते हैं, -10 तक। अच्छा, -10 तक। तो और बाद औक़ात कॉर्निया इतना ख़राब होता है कि -1 भी हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन ऑफ योर कॉर्निया, जो हम टोपोग्राफी से मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी बंदे का -6 या -7 या -1 या -15 नंबर है और वो लेसिक से हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उनका कॉर्निया ठीक नहीं है या इतना नंबर ज़्यादा है कि हम उसमें लेसिक नहीं कर सकते, तो उसका हल फिर है। उसका हल ये है कि हम उनकी आँख के अंदर एक और लेंस डालते हैं जिसे हम कहते हैं फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंस, फेकिक आईओएल। फेकिक आईओएल का मतलब ये है कि ये एडिशनल लेंस है, वी आर सप्लीमेंटिंग अनदर लेंस इन। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आप आंख के बाहर पहनते हैं ना, इसी तरह ये लेंस हम आंख के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। विदाउट रिमूविंग एनी लेंस। तो ये 2 प्रोसीजर बड़े अच्छे हैं कि जिसमें हम, और आप ताज्जुब करेंगे फ़हीम कि पिछले मैंने शुरू किया था 2007, आज 11 साल में तकरीबन 400 पेशेंट्स यानी कि 800 आँखों को मैंने ये प्रोसीजर किया है। क्या बात है, माशाल्लाह। दे आर डूइंग फाइन, दे आर डूइंग वेरी फाइन। मतलब माशाल्लाह वो जो 11 साल पहले किया है वो आज भी जब आते हैं मेरे पास है। और आपको एक किस्सा सुनाऊं कि सबसे पहला जो मेरा मरीज़ था जिसको मैंने ये किया, ही केम फ्रॉम नॉर्वे। अच्छा। और नॉर्वे से आया और उसका -16 -17 नंबर था और मैंने उसको ये ऑफ़र किया, उसने कहा यस करें, तो हमने कर दिया। और मुझे उसने नहीं बताया कि वो अब वापस जाना चाह रहा है, एंड सडनली लेफ्ट। तो पहला ही ऑपरेशन चला गया, और दोबारा 5 साल के बाद वापस आया। अच्छा। और मुझे बिल्कुल एक स्मार्ट गाय, बिल्कुल मॉडल की तरह। तो मैंने जब उससे मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पहचानते हैं, मैंने कहा नहीं। बोला कि आपने वो मुझे लेंस किया था। फिर मैंने उसको टेबल पर बिठाया, देखा माशाल्लाह। तो ये सक्सेस स्टोरी है। हाँ, और कुछ लोग, एक लड़की जिसका मैंने ये किया था यही प्रोसीजर -14, उस खातून ने जो जवाब दिया उसका जवाब मैं कोट करता हूँ हमेशा, कि वो ये कहती थी कि मैंने कहा कैसी बेटा कैसी फील करती हो, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब चांद को इतना खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा था। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब से। और आई एम सॉरी, जो भी कॉलर थे हमारे साथ जो होल्ड पे थे, इतने मज़े की चीज़ चल रही थी, तो अभी ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम आपकी कॉल भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब। हाशमानी हॉस्पिटल से हम तकरीबन सभी वाकिफ़ हैं। हाशमानी हॉस्पिटल की जो खिदमात हैं ख़ास तौर पे आँखों से मुतल्लिक़, तो आज डॉक्टर साहब से हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम बता रहे थे आपको कि लेज़र ट्रीटमेंट से किन किन को फ़ायदा हो सकता है और ये कितनी ऑथेंटिक एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, आपने बताया कि इससे बिल्कुल इलाज हो जाता है, मगर हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे आजकल, उन्होंने इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगाए होते हैं, तो वो ग्लासेस तो इस वजह से लगाते हैं शायद कि नज़र और ना कमज़ोर हो और ज़्यादा जो है ना वो जोर ना पड़े, तो क्या उनका भी लेज़र ट्रीटमेंट मुमकिन है? अच्छा, इसमें थेरेटिकली स्पीकिंग यस मुमकिन है, लेकिन क्योंकि ग्रोइंग एज होती है ये, तो ग्रोइंग एज में आपके नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज में निकाल भी देते हैं तो आपका 18 ईयर्स 20 ईयर्स की एज तक नंबर्स बढ़ते हैं, तो फिर से नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो अमूमन हम जो रिकमेंड करते हैं वो 18 साल की उम्र के बाद के लोगों को रिकमेंड करते हैं, जब आँख की ग्रोथ रुक जाती है या चश्मा स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या बच्चों मुमकिन है, यस बच्चों मुमकिन है, और बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि करें उन बच्चों में जिनकी एक आंख में नंबर काफ़ी ज़्यादा है और एक आंख में काफ़ी कम है। अच्छा। तो वो फिर डिस्पैरिटी इनको रहती है देखने में और इनकी आंख टेढ़ी हो जाती है। तो उन बच्चों को हम जिस आंख में नंबर ज़्यादा है उसमें ये हम रिकमेंड करते हैं और उनमें ये ट्रीटमेंट की जाती है। दिस इज़ अ रिकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट। बिल्कुल तो जैसे अभी मेरे पास एक सऊदी अरेबिया से एक केस आया है जिसकी एक बच्चे की आंख में आंख टेढ़ी है और -14 नंबर एक आंख में। उस -14 में हम एक इंट्राओक्यूलर लेंस डालेंगे, यही फेकिक लेंसेज डालेंगे और उसकी नंबर को 0 कर देंगे, तो उससे ये होगा कि वो दोनों आंखों से बच्चा इंशाल्लाह देखेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मुल्तान से मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर साहब, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हमारी और आपकी अच्छे अंदाज में बात हो सके। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम मैंने कम कर दिया।
बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं तनवीर साहब? मेरे ये मसला है, मेरे साथ जैसे मेरी बच्ची है 12 साल की, ठीक है, तो बच्ची को ना जैसे 12 साल की मेरी बच्ची है, उसको एक आंख से नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर नहीं आता या कुछ नजर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आता। जैसे बच्ची जो ना 3-4 साल की, तो छत से जैसे गिर गई थी, जैसे 12 फुट की हाइट से बच्ची गिर गई थी। ठीक है। तो उसके बाद स्कूल से कंप्लेन आना शुरू हो गई कि बच्ची को भी ना, इन्हें के बच्चे ने तो हुआ कि बीच एक आंख से नजर नहीं आता। तो हमने फिर मुल्तान में क्या लाहौर में कहीं डॉक्टर चेक करवा दें, लेकिन मेरी बच्ची की एक आंख जो ना नहीं हो पा रही। तो क्या नजर उठाता है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं वहाँ पर? डॉक्टर ने भी इनके चश्मा वगैरह लगा देते हैं, लेकिन मुस्तकिल कोई भी इसका इलाज नहीं हो पाया। नहीं, चश्मे से बच्ची को नजर आता है उस आंख से? चश्मा पहनकर बच्ची को उस आंख से नजर आता है? चश्मा पहन के बच्ची को हल्का फुल्का जैसे नजर आता है। जैसे मैं से उंगली करता हूँ बच्ची कितनी है, तो बताते हैं कि भाई क्या ना भाई अब वो इनके 5 को 1, कभी 1 को 2 बता देंगे, कैसे बता देंगे। बहुत कम नजर आता है उस आंख से। हाँ, अगर बच्ची, और आपने बताया उम्र उसकी तकरीबन 10 साल है? उम्र बच्ची की है 12 साल। 12 साल बच्ची का। ठीक है। अब ये जो बच्ची है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बच्ची है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि अब 12 साल की उम्र हो चुकी है, गिरी थी तो चोट लगने की वजह से आंख में कोई ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज हो सकता है, या इसकी आंख लेजी हो सकती है। लेजी आई का इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और इनको चाहिए कि वहीं पर जो डॉक्टर जैसे ही कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट होती है, तो जैसे चश्मा पहनती हैं तो इम्प्रूवमेंट आती है, इसको कुछ नज़र आता है, तो इसकी मुमकिन है। अब जो पुराने थ्योरी थी उसमें ये था कि 10 साल के बाद हम इसका कोई इलाज नहीं करते, लेकिन अब मुमकिन है कि हम इसको ट्रीटमेंट करके और इसको एक आंख बंद करके एक आंख से देखने की कोशिश करवाएं, तो ये बेहतर हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल बेहतर हो सकती है, यानी कि एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि मुल्तान में काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, 2-3 डॉक्टर्स बहुत ही आला पैमाने के वहाँ पर हैं। अच्छा, उनको दिखाएं और उनसे मशवरा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम छोटे बच्चों की ही बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि बच्चों की एक आंख कमज़ोर होती है तो उससे उनके महंगे होने का वो एक ख़दशा होता है, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की आंखें टेढ़ी हों। तो मगर क्या जिन बच्चों की आंखें टेढ़ी हैं वो लाजमी सी बात है कि उनकी नज़र ही कमज़ोर है, या एक आंख में उन्हें ठीक नज़र नहीं आता है इस वजह से कमज़ोर हो रही है? ज़रूरी नहीं है कि जो आंखें टेढ़ी हैं या बेंगापन है वो नंबर की वजह से ही हो सकता है। 80% केसेस में नंबर की वजह से होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 20% केसेस में और कई चीज़ें हैं जिसमें आँख के अंदर कोई ख़राबी है, कोई मोतिया है, आँख के पर्दे में ख़राबी है, उस आँख के अंदर कोई इतने छोटे बच्चे में? बिल्कुल पैदाइशी तौर पर आँख में आपके कोई रेटिना में कोई ऐसी डिजीज़ पैदा हो गई जैसे कैंसर, जैसे हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। तो आँख टेढ़ी का मतलब यह है कि आपको अल्लाह ताला ये सर पर डंडी मार रहा है कि भाई जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। तो आँख टेढ़ी होना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ओके, बिल्कुल शुड नेवर बी टेकन लाइटली। तो कोई भी डॉक्टर जो है वो इसके लिए ठीक है, किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके हम इसका बिल्कुल सारे डॉक्टर्स इस पर ट्रेंड हैं। अच्छा, और इनको बिल्कुल दिखाना चाहिए। और पड़ोसी की बात पर जो मैं बार बार जो हर प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ कि पड़ोसी की बात पर हमें ध्यान नहीं देना कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। तो वक्त के साथ ठीक नहीं होगी। यू शुड गेट एन ओपिनियन फ्रॉम ए डॉक्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे का वक्त फिर से आ पहुँचा है, तो वक्फे के बाद आप दोस्तों के सवालात हम शामिल करेंगे डॉक्टर साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आंखों के अमराज के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं हाशमानी हॉस्पिटल के। अच्छा, एक पैगाम भी है जो आप दोस्तों तक मुझे पहुँचाना है। ये पैगाम है, पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि 5 से 16 साल के बच्चे के तालीमी अखराजात मुफ्त बर्दाश्त करें।
इसके बावजूद 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। अगर हम इन बच्चों को महफूज मुस्तकबिल नहीं देंगे तो हम पाकिस्तान को भी महफूज मुस्तकबिल नहीं दे सकेंगे। पाकिस्तान की फलाह बहबूद हमारे आने वाली नस्लों पे मुनहसर है। पाकिस्तान के शहरियों को आवाज़ देने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिसका नाम है तालीम 2। इस ऐप के ज़रिए तमाम ही लोग ऐसी वीडियोस और कहानियाँ शेयर कर सकते हैं जहां उन्हें लगता है कि तालीमी एतबार से बेहतरी की गुंजाइश है। इस ऐप के ज़रिए वो अपनी फरियाद भी तालीमी अहदेदारों से कर सकते हैं। तो ये था पैगाम जो हमें आप दोस्तों तक पहुंचाना था। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे आंखों के अमराज से मुतल्लिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन हर शख्स की एक ख़ास उम्र के बाद नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ओके फ़ाइन, ठीक है। तो यानी कि आंखें जो हैं वो इस काबिल नहीं रहती, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती हैं और परफॉर्मेंस कम होती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो आज तो फिर ट्रीटमेंट इसके मौजूद हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी है, और इससे पहले भी ग्लासेस यूज़ करते रहे हम लोग। मगर ये ग्लासेस जब नहीं हुआ करते थे तो तब क्या हर शख्स एक ख़ास उम्र के बाद धुंधला देखा करता था? बिल्कुल, ये ऐसा ही था, ऐसा ही था कि एक ख़ास उम्र के बाद भी धुंधला देखता था। और जिन लोगों के मायोपिया जिनको था, जिनके माइनस के नंबर होते हैं, वो तो बचपन से ही धुंधले देखते थे, तो हमेशा ही धुंधला रहते थे। अच्छा। लेकिन आप ये 300-400 साल पहले जब सही ये तो चश्मा आ गया, ज़माने कदीम। हाँ, लेकिन 300-400 साल पहले नहीं, अभी मैं आपको 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 ईयर्स बैक। ओके। 1984 में हमने इंट्राओकुलर लेंसेज पाकिस्तान में शुरू किया है, चश्मा मोतिया के ऑपरेशन के बाद। तो मोतिया के ऑपरेशन के बाद 84 से पहले, 1984 से पहले लोग बिल्कुल धुंधला देखते थे। मोतिया का जो ऑपरेशन हो गया तो उनको नज़र बेहतर हो जाती थी, इन द सेंस कि उनको ये उंगलियां यहाँ से नज़र आती थी 1 फीट के फासले से। और जब वो चश्मा पहनते थे, यानी कि 10 या 12 नंबर का चश्मा हम देते थे, प्लस 10 या 12, वो चश्मा पहनकर उनको ऐसा नज़र आता था जैसे वो एक ट्यूब से देख रहे हैं। और अच्छा। एक ट्यूब से देख रहे हैं तो हम उनको ये कहते थे कि देखें, आप आंखें घुमा कर नहीं देखेंगे बल्कि आप सर अपना घुमाएंगे, क्योंकि आप चश्मे के जरिए देख रहे हैं और आपको ट्यूब में नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आता है। तो वो जब चाय भरते थे अपनी, यानी केटल से कप में चाय डालते थे, तो वो चाय बाहर गिरती थी, इसलिए कि जो कप जहाँ रखा हुआ है वहाँ नज़र नहीं आता था, करीब नज़र आता था। वाह। तो ये तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि आज मोतिया का ऑपरेशन बगैर लेंस के सोचा ही नहीं जाता, और हमें वैसा ही नज़र आता है जैसा कि हम ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले देखते हैं, जवानी में देखते हैं। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस लेवल का इलाज किया जा रहा है या जो मशीनरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, क्या पाकिस्तान में भी मोतिया के लिए और इस तरह के अमराज के लिए वही सेम टेक्नोलॉजी है या हम थोड़ा सा उनसे पीछे हैं? आपको शायद आपको ताज्जुब हो कि हम दुनिया के किसी मुल्क से, तरक्की याफ्ता मुल्क से आई के शोबे में पीछे नहीं हैं, हम ऑलमोस्ट इक्वल हैं। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, जो हर शोबे में है, कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हैं। हम पड़ोसी मुल्क की जब बात करते हैं तो वो भी हमसे आगे नहीं है, उनका लेवल भी वही है जो हमारा है या जो तरक्की याफ्ता ममालिक का है, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स हैं कि इनफरादी सतह पर लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों ने तरक्की की है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं बने। तो हमें आप काम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में पे? जी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, ज़रा बताइएगा। और हम इलाज के हवाले से भी वही इतनी महंगी टेक्नोलॉजी पे और मतलब उसी के ज़रिए इलाज करना और फिर सैकड़ों मरीज़ों का, हज़ारों मरीज़ों का मुफ्त इलाज करना, ये भी कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हमारे साथ डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है हाशमानी हॉस्पिटल के, और आँखों के इलाज के मुतल्लिक आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोई
इंस्टीट्यूशन नहीं है इस हवाले से। बाकी हम किसी जगह पे किसी से हम वीक नहीं हैं आँखों के शोबे में। हम अगर इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हैं तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये वैसे तो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी कि वो इस तरह के शोबों पे काम करें, मगर प्राइवेट सेक्टर से भी इंस्टीट्यूशंस का एक अच्छा खासा एक रोल होता है सोसाइटी में, तो क्या उसमें भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। इंस्टीट्यूशन, मैंने जैसे कहा कि बाहर की दुनिया में ये इंस्टीट्यूट, मतलब बंदे अगर इनफरादी तौर पर चले भी जाएं तो वो इंस्टीट्यूशंस काम करते रहते हैं। पाकिस्तान में इस शोबे में बिल्कुल काम हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में एंड सेमी प्राइवेट सेक्टर्स में, और कुछ इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए हैं लाहौर में, कराची में, लेकिन अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं जो लेवल इंडिया में या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में है। और हम जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है दुनिया में, एंड पर्टिकुलरली पिछले 10 सालों में जो आई में जो तरक्की हुई है, तो उसके साथ पेस रखना हर डॉक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल है कि आप जो नई टेक्नोलॉजी आए उसको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान इंपोर्ट करना ये करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और फिर हम एक गरीब पसमानदा मुल्क हैं जिसमें लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला ये वाला है, तो उसमें ये रखना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी आपको, मैंने जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि क्या हम दूसरे ममालिक के बराबर हैं, तो येस वी आर इक्वल टू देम, और हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में हैं। मैं न सिर्फ मेरे पास बल्कि हम दीगर इंस्टीट्यूशंस के कुछ हैं जिनके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो आज जब हम मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो हम मरीज़ों को ये ऑप्शन देते हैं कि हम लेज़र से करेंगे। लेज़र का मतलब ये है कि फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया में जो इंट्रोड्यूस हुई है, वो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कुछ सेंटर्स में है, जो आपको ताज्जुब होगा कि कराची में अवेलेबल है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये अच्छा, जो मेरा एम है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे OCT जो आपके आँख के पीछे जो पर्दा रेटिना है उसको इवेल्युएट करने के काम आती है, उसने बड़ी तरक्की की है, और उसकी ट्रेनिंग जूनियर्स को देना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा वक्तों में यही टेक्नोलॉजी काम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, टेस्ट जो किसी भी आंख को चेक करने के लिए जो टेस्ट करवाना होता है वो कौन सा होता है, और क्या आप सबको अपनी आंख को एक दफ़ा टेस्ट करवाना चाहिए? अक्लमंदी यही है कि यस, टेस्ट करने चाहिए, और मतलब एक टेस्ट नहीं, काफ़ी टेस्ट हैं, लेकिन जो आपकी स्क्रीन पर शायद अभी चलाएं, जी हाँ, पिक्चर्स चल रही हैं, टोपोग्राफी वगैरह जो जिसकी मैं लेसिक के मुतालिक बात कर रहा था, तो ये 3 टेस्ट हैं जो हर उस मरीज़ को जिसका कि लेसिक होना है, ये 3 बेसिक टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, और अगर ये 3 टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर वो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप लेसिक कराएँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म होने वाला, आखिरी लम्हात में हम लोग ये इस सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना डेफिनेटली ये एक बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में सारा इलाज होता है ये, और कराची में मौजूद है, मगर इसी के साथ साथ जिस हॉस्पिटल में मौजूद है आपके, और वहाँ पे मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी होता है, ठीक है, तो उसके पीछे वो मुफ्त इलाज आप मैं जानता हूँ कि मुफ्त कुछ भी नहीं होता है, वो कोई ना कोई पे कर रहा होता है उसका। तो कोई इस तरह के किसी काम में अगर कोई हिस्सा लेना चाहता हो तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट करने के क्या ज़रिए हैं? हमारी वेबसाइट है ashmanis.com, उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। आशमानीज़ वेलफेयर एंड मेडिकल फाउंडेशन है उसका, और एक टेलीफोन नंबर है डायरेक्ट एक्सेस के लिए, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने जैसे सवाल जो पूछा कि क्या गरीबों के लिए इलाज मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है, और वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हम अमीरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वही टेक्नोलॉजी गरीबों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाकी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर आंखों से मुतल्लिक अगर इलाज करवाना चाहता है तो वो हाशमानी हॉस्पिटल पे कांटेक्ट कर सकता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल सीगा राज में रखी जाती है, किसी को पता भी नहीं चलने दिया जाता है कि आपका इलाज वो डोनेशन से हो रहा है। और इसी तरह आप अगर इलाज करवाना चाहते हैं, डोनेशंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब भी आप हाशमानी हॉस्पिटल रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं मरीज़ों के लिए, उन्हें शिफा पहुँच जाए और वो
आप इस दुनिया की खूबसूरती और अल्लाह ताला की नेमत और कुदरत को देख सकें तो तब भी आप हाशमानी हॉस्पिटल कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब के बेहद मशकूर हैं कि वो ख़ास तौर पर वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। फ़हीम अब्बास, फ़ुरक़ान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।